हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से एक सेक्शनल टेस्ट को, जिसके 30 एमसीक्यू आज हम डिस्कस करेंगे। और ये 30 एमसीक्यू के जो डिटेल्ड वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे जो है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जहां नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो इन सारे डिटेल्ड वीडियो को जो है वहां से देख सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी देख रखे हैं जहां कहीं और किसी सोर्स से पढ़ा हुआ है, तो आप खुद से इन क्वेश्चंस के एमसीक्यू जितने भी हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए और बाद में कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू जो है वो ठीक हुए हैं, या कितने आपको इसमें से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज ऑलवेज एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको डिस्कस करते हैं। विच डिवाइस अलाउ यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आपको अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकते हो। तो दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ALU एंड CU, CPU है। दोस्तों, CPU तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये बेसिकली दोनों इनपुट आउटपुट दोनों का ही काम करता है। तो इसके बाद जो है आप ALU को ले लीजिए, तो ALU जो है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और इसके साथ हम CU को ले लें, कंट्रोल यूनिट। ये दोनों मिला के हमारा प्रोसेसर बनता है, यानी CPU बनता है। तो ये तो है नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो हमें डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर देने के लिए अलाउ करता है। तो आउटपुट से तो हम लोग आउटपुट लेते हैं, जिसमें हमारा मॉनिटर जो मेनली आता है सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो A रहेगा, फर्स्ट वाला जो इसका वो राइट आंसर है। तो चलिए सेकंड देखते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर 1 है, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। ये जो ग्रुप यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको इसमें इस ग्रुप में से ये देखना है कि इसमें इनपुट जो है वो कौन सा है। तो सिर्फ और सिर्फ इनपुट का देखना है। तो फर्स्ट ग्रुप को देखोगे दोस्तों आप, तो यहाँ पे मॉनिटर है। मॉनिटर आपका जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। सेकंड में अगर आप देखोगे तो प्रिंटर है, जो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। अगर आप थर्ड में देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्लॉटर है। प्लॉटर भी आपका आउटपुट होता है, जिसमें आप जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन प्लान होते हैं, जहाँ फ्लैक्स वगैरह होती है, तो आप ये पोस्टर वगैरह इसी में से निकालते हो। तो प्लॉटर भी आपका जो है वो एक आउटपुट है। तो आप डी वाला ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे जितने भी हैं, माउस है, कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर या कमांड टू द कंप्यूटर। हम इसमें से किसका यूज करते हैं। तो टेक्स्ट नंबर और कमांड के लिए दोस्तों हम लोग जो है कीबोर्ड का यूज करते हैं। जो टेक्स्ट या नंबर या कमांड हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। स्कैनर तो आपको कोई भी, आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उसका आपने सॉफ्ट कॉपी में उसे बदलना है, तो स्कैनर का यूज करोगे। माउस जो है तो आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस रहता है, तो ये तो है नहीं। ऑल द अबव इसका आंसर हो नहीं सकता। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है कि विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर। तो इसमें से कर्सर को मूव करने के लिए हम किस जो है इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। तो दोस्तों कीबोर्ड तो है नहीं, क्योंकि नंबर, कोई भी नंबर कैरेक्टर जहाँ बाकी जो अल्फान्यूमेरिक डेटा होता है तो यहाँ पे हम लोग देते हैं। ट्रैक बॉल और माउस, ये दोनों के दोनों आपके पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, और इसमें हम लोग जो है कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं। तो आज मेनली माउस ही यूज होता है, बट पहले ट्रैक बॉल भी आता था। तो ये दोनों, इसका A और B इसका राइट आंसर है, ट्रैक बॉल और माउस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। देखो CTRL जो है दोस्तों कंट्रोल की रहती है, अगर आप लिख रहे हो तो लिख भी लीजिए। शिफ्ट और ALT जो है, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ALT जो है वो अल्टरनेट की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये तीनों जो की है कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं, इनको कॉम्बिनेशन में प्रेस करना होता है। अगर मैं कोई भी एग्जांपल दूं तो CTRL दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के साथ अगर आप C का प्रेस करते हो तो आपका जो भी टेक्स्ट है, जहाँ नंबर कुछ भी है, तो कॉपी हो जाएगा। अगर आप X को कंट्रोल के साथ X का यूज करते हो तो कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ V का यूज करते हो तो पेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। तो आपको ये यहाँ पे पूछा गया है कि इन तीनों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों। इनको फंक्शनल मॉडिफायर, अल्फान्यूमेरिक या एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो B पार्ट है, यानी इसे मॉडिफायर की के नाम से हम तीनों को जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों इसका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा नहीं है। वेबकैम और माइक्रोफोन दोनों इनपुट होते हैं। बारकोड रीडर और स्मार्ट कार्ड रीडर ये भी दोनों इनपुट हैं। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ये भी दोनों जो है OCR और OMR, इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है OCR है और दूसरे का OMR है, तो ये भी याद रख लें। ये भी पिछली बार जो है फाइनेंस में पूछी गई थी, आई थिंक उसमें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इन फुल फॉर्म्स को पूछा गया था, तो इनको याद रख लें हम। OCR और OMR जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, तो जो दोनों के दोनों इनपुट है। तो यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर आपको सामने दिख रहा है, मॉनिटर और प्रिंटर जो है आपका जो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि इनपुट कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से आउटपुट कौन सा नहीं है। तो दोस्तों मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट है। मॉनिटर तो आपका जो है वो सॉफ्ट कॉपी रहता है, प्रिंटर आपका जो है वो हार्ड कॉपी रहता है। और हेडफोन तो इसमें स्पीकर लगे होते हैं तो साउंड को प्रोड्यूस करके देते हैं, तो ये भी आपका क्या है, आउटपुट है। और इसमें स्कैनर जो है वो आपका इनपुट नहीं है, तो ये इसका डी जो है वो राइट आंसर है। OCR की फुल फॉर्म क्या है, पीछे ही हमने किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो यहाँ पे OCR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये PA का पेपर देख लेना आप दोस्तों, इसमें जो है फुल फॉर्म्स को पूछा गया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देख लीजिए कहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो इसका बी जो है वो राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मिकर की फुल फॉर्म क्या है। MICR जो है बेसिकली जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, मैग्नेटिक इंक या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन सी में लिखा हुआ है। तो ये बैंक में यूज होता है, जो आपका चेक का आता है, चेक के ऊपर एक नंबर रहता है, उस चेक का नंबर रीड करने के लिए जो है मिकर का यूज किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द, इसमें से कौन सा डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करके देता है। दोस्तों CTR तो कैथोड रे ट्यूब होता है, ये तो एक वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट में आपका मॉनिटर आता है, तो ये एक मॉनिटर ही है। CRT जो है कैथोड रे ट्यूब है। कंप्यूटर कंसोल ये भी नहीं है, इसका जो है यहाँ पे जो दिया गया है कि प्राइमरी यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी के लिए हम लोग जो है वो प्रिंटर का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है फर्स्ट जनरेशन यानी G1G भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बेस्ड ऑन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। अगर आप दोस्तों ट्रांजिस्टर का देखो तो ये सेकेंड की जनरेशन में था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका थर्ड जनरेशन में था और माइक्रो प्रोसेसर आपका फोर्थ जनरेशन में था। तो इसको याद रख लेना है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर था। तो मैंने तो जहाँ पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट का दिया है, आपको सेकंड थर्ड फोर्थ का भी पूछेंगे तो आप उसका जो है आंसर दे सकते हो। अगर आपको कहीं फिफ्थ का भी पूछ लें तो आप वहाँ पे दे लेना AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, AI इसका आंसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फिफ्थ जनरेशन थी, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो क्या कहता है, ए टर्म इज कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। कौन सी टर्म जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती गई तो उस टर्म को भी हम लोग बदलते गए, तो कौन सी टर्म जो है इसके लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इसकी जो है वो जनरेशन राइट आंसर है। फर्स्ट जनरेशन, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे ट्रांजिस्टर आए तो सेकंड जनरेशन, ट्रांजिस्टर के बाद हम लोगों ने जब इंटीग्रेटेड सर्किट की ओर गए तो थर्ड जनरेशन, उसके बाद जब इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद हम माइक्रो प्रोसेसर पे आए तो फोर्थ जनरेशन। तो यानी जनरेशन वर्ड जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी माइक्रो प्रोसेसर। अभी हमने देखा अगर VLSI आपका नहीं पता है तो माइक्रो प्रोसेसर तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि वो फोर्थ जनरेशन थी। तो VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, अगर हम यहाँ पे ULSI बोले, ULSI तो U दैट इज स्टैंड फॉर अल्ट्रा हो जाता है, तो ये फिफ्थ वाली जनरेशन थी। फिफ्थ जनरेशन जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये जो हमारी थी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या है कि इसमें VLSI तो फोर्थ इसका जो है यानी डी पार्ट इसका राइट आंसर है। बैच प्रोसेसिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कौन सी जनरेशन में यूज होता था। दोस्तों बैच जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इज एन इमर्जिंग
बैच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स। इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर को जिसने ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करना चाहे, ह्यूमंस की तरह सोचने के लिए जो है बना दिया गया। तो दोस्तों ये जो है 5th जनरेशन थी, दैट इज जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है एआई। एआई पीछे ही मैंने आपको बता दिया कि एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है यूएलएसआई, तो ऊपर ही मैंने डिस्कस कर दिया जे। तो यू दैट इज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो इसका यही था। अंडर ये तो इसका नहीं है, अंडर भी नहीं है और अल्ट्रा लोअर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए वाला पार्ट है यूएलएसआई, जे बेसिकली 5th जनरेशन थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारा जो है वो कहां पे आया था, कौन सी जनरेशन में आया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 4th जनरेशन था, जिसमें ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे टाइम शेयर रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ये यूज हुए थे, तो 4th जनरेशन थी। HHL दैट इज स्टैंड फॉर, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप देख लीजिए कहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका आंसर है। जंक ईमेल, जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन जो है 2-3 एग्जाम में अलग-अलग पूछा है। तो जंक ईमेल जो है, ईमेल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो पूरा लेक्चर भी अपलोड किया है, तो प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं जो सारे के डिटेल वीडियो आपको जो है वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल से मिल जाएंगे। तो ईमेल जो है, जो जंक ईमेल होती है, तो दोस्तों उसे हम स्पैम ईमेल भी बोलते हैं। बेसिकली ये आपको रैंडमली ऐसे ही भेजी जाती हैं, आप चाहते नहीं हो बट फिर भी जो है ये आपको आती रहती हैं। तो स्पैम जो है तो ये आपका जंक ईमेल भी इसे हम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों, एब्रीवेशन जो है SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो ये तो है नहीं, सिंपल मेल ट्रांजिशन ये भी नहीं है, तो सिंपल मेल टर्मिनल ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है जे आपको, तो जे हमने जो इसमें पूरा जो है मेल का जो ईमेल का लेक्चर अपलोड किया है, तो सारी टर्में उसके अंदर डिस्कस की हैं, तो आपको ये वहाँ से सारी डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है तो वो दोस्तों रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आ गया आइडेंटिफाई वैलिड ईमेल एड्रेस। आपको वैलिड ईमेल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर। तो दोस्तों जब भी हम ईमेल की बात करते हो आप सबके पास ईमेल आईडी होगी, आपने कभी ना कभी ईमेल आईडी को देखा ही होगा। इसके दो मेनली पार्ट होते हैं, एक तो ऐट द सिंबल जो है इसमें यूज हुआ होता है, जो ऐट द सिंबल से पीछे एक होता है और ऐट द सिंबल के बाद एक रहता है। तो पीछे जो आपका ऐट द सिंबल से जो भी पीछे रहता है, जैसे इस ऐट सिंबल से हम लोग इधर देखें तो ये आपका यूजर नेम होता है, तो ऐट सिंबल के बाद हम लोग जो देखते हैं ये आपका डोमेन नेम होता है। बट डोमेन नेम के अंदर भी आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो आपको सर्वर नेम देखने को मिलता है और दूसरा आपको डोमेन नेम देखने को मिलता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है t4tutorials@.com, तो यहाँ पे आप देखो कि कोई भी सर्वर नेम का यूज नहीं हुआ है, जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, रेडिफ है, कोई भी ईमेल जो भी आप चला रहे हो तो उसके बाद ऐट सिंबल के बाद आपको डायरेक्टली जो है सर्वर नेम दिखता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वर नेम यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे ऐट सिंबल का यूज ही नहीं किया है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है .com तो है नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया तो तीनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ऐड सिंबल के पहले आप देखोगे तो यहाँ पे T4 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, यूजर नेम है। T4 के बाद आपके पास ये जो है t4tutorials.com, तो T4 tutorials यानी कोई, यहाँ पे मैंने आपको जीमेल हॉटमेल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो तो आप पहचान लोगे। तो ये भी एक क्या है, जो आपका सर्वर नेम होगा और .com आपका डोमेन नेम होगा। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा वो इसका सी रहेगा। डिटेल लेक्चर अगर आप देखना चाहोगे तो ईमेल को देख लेना, वहाँ पे जो सारी टर्में क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स एज पर स्कैन। तो कौन सी मेमोरी है जिसको हम रिफ्रेश करते रहते हैं दोस्तों? जो रैम है आपकी, तो उसमें स्टैटिक और रैंडम दो मेमोरी दिखती हैं। स्टैटिक को हम जो है रिफ्रेश नहीं करते, तो जो भी आप कंप्यूटर रिफ्रेश करना पड़ता है आपको बार बार ड्यू टू द डायनामिक रैम के कारण करना पड़ता है। तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है जिसका राइट आंसर है, जिसको आप बार बार जो है रिफ्रेश आपको करना पड़ता है।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए हाफ बाइट इज नोन एज, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ट्रिकी है। आप लोगों ने अगर मेमोरी के ऊपर भी हमने डिटेल लेक्चर बना रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सबसे छोटा दोस्तों बिट रहता है, बिट के बाद आपका बाइट रहता है। तो जब आपके पास 4 बिट हो जाते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वन निब्बल बोलते हैं, NIBBLE, तो वन निब्बल। तो 4 बिट का क्या होता है, एक निब्बल होता है। और 8 बिट का आपका क्या रहता है, 8 बिट का आपका एक बाइट रहता है। ठीक है, तो हाफ बाइट मतलब क्या हुआ, हाफ बाइट जो है इसका मतलब है 4 बिट होंगे हाफ बाइट में, और 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, एक निब्बल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाफ बाइट, यानी हाफ बाइट जो आपका रहता है वो आपका ए हाफ बाइट इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसको निब्बल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक निब्बल 4 बिट का होता है और एक बाइट 8 बिट का होता है। एक बाइट जो है 8 बिट का होता है, 8 बिट का जो है आधा करेंगे तो 4 बिट होता है, 4 बिट को हम एक निब्बल बोलते हैं। तो हाफ बाइट यानी उसका आंसर एक निब्बल होगा। तो डी इसका राइट आंसर है। रैम इज डैश एंड डैश, रैम किस टाइप की मेमोरी होती है, परमानेंट तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जे भी परमानेंट है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टेम्पररी तो है बट नॉन वोलाटाइल नहीं है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो यहाँ पे देखो वोलाटाइल और टेम्पररी, तो जो इसका ए जो है राइट आंसर है। दोनों रैम जो है वोलाटाइल होती है और टेम्पररी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्ची में। तो मेमोरी हायरार्ची में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट जो होती है वो रजिस्टर होती है। तो इसका राइट आंसर ये है, रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर ही एक मेमोरी स्मॉल साइज की रहती है। इस रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे अगर सेकंड हम देखें तो सेकंड आपका कैशे मेमोरी आता है, और थर्ड में आपका जो है वो क्या आता है, मेन मेमोरी, यानी आपकी रैम जो है वो आपकी थर्ड नंबर पे आती है। तो रैम आपकी जो थर्ड में आएगी और ये थर्ड फास्टेस्ट रहती है। और उसके बाद जो डिस्क कैशे ये तो है नहीं। तो जनी अगर इनमें से आपने देखना है कि वो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, अगर रजिस्टर नहीं होता यहाँ पे तो फिर कैशे इसका आंसर होता, अगर कैशे भी नहीं होता तो फिर मेन मेमोरी इसका आंसर होता। तो यहाँ पे तीनों चारों दिए हुए हैं आपको, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रजिस्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्ची में लोएस्ट जो रहता है, तो दोस्तों वो सेकेंडरी ही रहता है। सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क आ जाएगी, जहाँ दूसरे जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस सीडी वगैरह जो सारी आ जाएगी आपकी। तो रैम आपकी जो है ये नहीं सेकेंडरी में नहीं आती है, प्राइमरी है। तो कैशे भी आपकी बेसिकली प्राइमरी है, रजिस्टर भी प्राइमरी है। तो तीनों ये जो है प्राइमरी जो है फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर रैम है, और सेकेंडरी जो है लोएस्ट में रहेगी, तो फोर्थ कैटेगरी की। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंडरी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैशे मेमोरी के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। कैशे मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये टेम्पररी ही करती है। टू होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए जो भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसको जो है ये स्टोर करती है, तो बिल्कुल सही है। इट कंज्यूम लेस असेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम, तो दोस्तों सबसे कम असेस टाइम अगर कोई लेती है, क्योंकि ये रजिस्टर जो होती है जो सीपीयू के बिल्कुल पास होती है, तो सीपीयू जल्दी इससे कोई भी चीज़ ले लेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे रजिस्टर जो है कैशे से लेता है, तीसरे नंबर पे रैम पे, अगर उसे रैम से भी नहीं मिलती है तो फिर वो सेकेंडरी के पास असेस करता है। तो देखो सबसे पहले होल्ड यहाँ पे कंज्यूम असेस टाइम लेस टू कंपेयर टू द रैम, क्योंकि रजिस्टर सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर के पास जाएगा, रजिस्टर के बाद वो कैशे से के पास जाएगा, तो रैम के बाद तो वो थर्ड नंबर पे जाएगा, तो इसलिए जो है इसका रैम से ये कम असेस टाइम लेती है। तो ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से क्वेश्चन जो पूछा था इन्होंने, ये पूछा था कि इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इससे जितने भी ऑप्शन है जो सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और ये दो ही क्वेश्चन है आज के, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। 28 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, तो दोस्तों कोई भी अब फॉर्मेट देखते हैं, एक तो वो स्मॉल लेटर में होता है और उसके साथ डॉट लगा होता है, तो ये कैपिटल लेटर में है, इसका फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे पी कैपिटल है तो ये फॉर्मेट नहीं है, जहाँ पे पी और डी कैपिटल है तो ये फॉर्मेट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डॉट पीडीएफ स्मॉल लेटर में, तो ये फॉर्मेट रहेगा किसका, पीडीएफ का। दोस्तों इसका सी जो है वो राइट आंसर है। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को और हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों हम इसको वीडीयू बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ठीक है, डीवी
DVU तो नहीं है, UVD भी नहीं है, CCTV क्लोज सर्किट टेलीविजन जो तो आपके जो CCTV कैमरा रहते हैं ये भी नहीं है। तो मॉनिटर का जो है और इसको हम VDU के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अगर आपको ये सेशन पूरा अच्छा लगा तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपना स्कोर जो है वो जरूर बताएंगे, और आने वाले वीडियोस के लिए जो है चैनल की नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेंगे, वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। PDF जो है जो हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड करके आप इसका प्रैक्टिस जो है वो खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB और MB। इनको आपने असेंडिंग से लेकर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे छोटा बिट होता है। बिट तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं तो ये हम काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद बिट के बाद हमारे पास बाइट आता है, ठीक है। बाइट के बाद हमारे पास KB आता है यानी किलो बाइट आता है, और KB के बाद हमारे पास MB आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के हमारे पास GB आता है गीगाबाइट। तो अब देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। देखो सबसे छोटा तो हमने KB को देखा, बिल्कुल KB जो है KB से बड़ा MB होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट रहता है, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर वो D है। दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। मेरी आपसे लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी साइड से हमारे लिए यही एक सपोर्ट रहेगा और हमारे लिए मोटिवेशन का कारण भी जो है वो बनता है। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो जो है वो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।